लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शिकागो के एक डबल एजेंट ने मुंबई की पीठ में छुरा घोंपा था। डेविड हेडली ने मुंबई के 9 दौरों में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जो लश्कर को चाहिए था। इनमें ताज और ओबराय होटल्स की रिकॉर्डिंग, उनके अंदर के सभी गुप्त रास्ते, इन होटल में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, क्या क्या कमियां हैं, समुद्र के जीपीएस पॉइंट जहां से इंडिया में एंट्री करना आसान था। हेडली ने यह सब रिकॉर्डिंग कर ली थी और जाकर लश्कर को दे दी थी। लश्कर के पास अब उसकी आंखें आ गई थी। अब उन हाथों की बारी थी जिन्हें ट्रिगर दबाना था। साजिश का नक्शा बिल्कुल तैयार था, असला बारूद वो भी तैयार था। कराची में बैठे हुए लश्कर के आकाओं को अब सिर्फ हरी झंडी दिखाना बाकी था। उनके आगे एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये आतंकी इतनी भारी मात्रा में गोलियां, बंदूकें, बारूद, आरडीएक्स लेकर और इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को चकमा देकर भारत की सीमा के अंदर कैसे घुसेंगे। लश्कर को अपनी पहचान छुपाने के लिए एक इंडियन कवर चाहिए था और इसके लिए उनको चाहिए थी एक इंडियन बोट, ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो सके। और लश्कर की यही रिक्वायरमेंट इंडियन बोट एमवी कुबेर की बदनसीबी और तबाही का कारण बनी। आज के एपिसोड में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इन आतंकियों ने कराची से मुंबई तक का सफर तय किया, कैसे मुंबई पहुंचकर उन्होंने मुंबई के ऊपर कहर बरपाया। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप मेरे साथ देख रहे हैं 26/11 की पूरी कहानी। 22 नवंबर 2008 को जब अल हुसैनी कराची से निकली तो हर आतंकी के पास एक भारी बैकपैक था। हर आतंकी के पास 7.62 mm की एक AK-47 राइफल थी। हर बैग में 8 लोडेड मैगजीन्स और 200 से ज्यादा कारतूस थे। इन हथियारों के अलावा हर आतंकी 8 से 10 किलोग्राम आरडीएक्स और ग्रेनेड लेके जा रहा था। लश्कर ने इन्हें पूरी एक चलती फिरती डिस्ट्रक्शन मशीन की तरह तैयार किया था। इस पूरे घटना के बाद जब इन आतंकियों की डेड बॉडी का बाद में पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर से बहुत भारी मात्रा में एलएसडी और कोकीन जैसी ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले। इसका मतलब बहुत साफ था कि इन आतंकियों को ये ड्रग्स दी गई थी ताकि वो एक लंबे समय तक अलर्ट रह सकें और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात हो, या तो मरना है या मारना है, और ये आतंकी हिंदुस्तान में और मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके। कराची से बोट में हथियार और ड्रग्स लोड करने के बाद इन आतंकियों का अगला टारगेट था इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को चकमा देना। 23 नवंबर 2008 को कराची से करीब 500 मील दूर इंटरनेशनल वाटर्स में लश्कर की नाव अल हुसैनी ने पोरबंदर की एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव एमवी कुबेर को इंटरसेप्ट किया। लश्कर को एक ऐसी नाव चाहिए थी जिसके ऊपर इंडियन फ्लैग लगा हो, जो इंडियन ना हो और जिसके ऊपर इंडियन कोस्ट गार्ड शक ना करें। इन आतंकियों ने इंडियन बोट कुबेर पर कब्जा करते ही उस पर सवार 5 से 4 मछुआरों को अपनी बोट में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक आदमी को कुबेर पर रखा और वो था नाव का कैप्टन अमर सिंह सोलंकी। आतंकियों के पास हेडली के दिए हुए जीपीएस कोऑर्डिनेट तो थे, लेकिन फिर भी वो कोई समुद्र के सी नेविगेशन के एक्सपर्ट नहीं थे। इसलिए उनको एक कैप्टन चाहिए था जो भारतीय पानी को, जो भारतीय रास्तों को अच्छे से जानता हो और जो उन्हें मुंबई तक आराम से ले जा सके। उन्होंने अमर सिंह सोलंकी को बंदूक की नोक पर नाव चलाने के लिए मजबूर कर दिया। अगले 3 दिनों तक एमवी कुबेर इंडियन रडार के नीचे तैरती रही। ये सभी आतंकी बोट के निचले हिस्से में छिपकर बैठे हुए थे। ये इन्होंने इसलिए किया कि अगर ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस हो या कुछ हो तो ये उनकी नज़र में ना आए और किसी को कोई शक ना हो। इसी बीच ये सैटेलाइट फ़ोन के जरिए कराची के कंट्रोल रूम से डेटा अपडेट्स ले रहे थे और उनको अपने अपडेट्स दे रहे थे। फाइनली ये टेररिस्ट मुंबई के बहुत नज़दीक पहुंच गए और अब ये अपने ऑपरेशन के फाइनल स्टेज में थे। 26 नवंबर 2008 की शाम की बात है। एमवी कुबेर अब मुंबई के पोर्ट से, मुंबई तट से लगभग 4 से 5 नॉटिकल माइल की दूरी पर थी। यानी वहां से उन्हें अब कोलाबा की लाइट साफ नजर आ रही थी। अब यहां तक पहुंचने के बाद इन आतंकवादियों के लिए कैप्टन सोलंकी की जो यूटिलिटी थी वो खत्म हो चुकी थी और लश्कर के आकाओं का हुक्म था कि कोई भी सबूत पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो इनके लिए अब उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से कैप्टन सोलंकी का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को वहीं बोट के अंदर छोड़ दिया। अब इन्हें कुबेर को भी छोड़ना था,
क्योंकि एक बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव अगर तट के इतना नज़दीक होगी तो वो ये शक पैदा कर सकता था। रात के करीब 8 बज रहे थे और इन आतंकियों ने कुबेर को बीच समुद्र में लावारिस छोड़ दिया और 2 रबर बोट्स में सवार हो गए। इन छोटी नाव में एक मोटर लगी थी जो इन्हें तेज रफ्तार के साथ चलने में मदद करती थी। हेडली ने जो जीपीएस के कोऑर्डिनेट दिए थे वो एकदम एक्यूरेट थे और वो सीधा बदवर पार्क की तरफ बढ़ रहे थे, जो कोलाबा की एक फिशरमैन बस्ती है। यहाँ हेडली ने पहले ही रखी की हुई थी कि यहाँ पर नॉर्मली कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है और कोई भी आराम से यहाँ पर आ जा सकता है। रात को 8:15 का टाइम था। ये 10 आतंकवादी मुंबई की ज़मीन पर इन्होंने अपना पहला कदम रख लिया था। उन्होंने ब्लू कलर की जीन्स और टी शर्ट पहनी थी और बड़े बड़े बैकपैक्स टांगे हुए थे। देखने में वो किसी कॉलेज के स्टूडेंट या टूरिस्ट जैसे ही लग रहे थे। बीच पर जब लोकल फिशरमैन ने इनको देखा तो कुछ लोगों ने इनसे पूछा भी कि अरे भाई, आप लोग कौन हो, आप लोग कहाँ से आए हो? तो इन्होंने उनकी तरफ देखा और उसके बाद उन्हें नज़रअंदाज करके आगे निकल गए। बाहर निकलकर इन टेररिस्टों ने अपने आप को 5 टीमों में डिवाइड कर लिया और हर टीम का एक अपना टारगेट था। टीम 1, जिसमें कसाब और इस्माइल थे, उनका टारगेट था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। जो दूसरी टीम थी उसमें 2 लड़के थे, उनके नाम थे हाफिज अरशद और जावेद, और इस टीम का टारगेट था ताजमहल पैलेस होटल। तीसरी टीम में थे अब्दुल रहमान और फहदुल्ला और इस टीम का टारगेट था होटल ओबराय। चौथी टीम में थे शोएब और नज़ीर और वो लियोपोल्ड कैफे गए और उसके बाद वहां से उन्हें ताज होटल जाना था। पांचवी टीम में नासिर और इमरान थे और उनका टारगेट था नारिमन हाउस में लोकेटेड छाबर हाउस। शाम को 9:30 का वक्त था। लियोपोल्ड कैफे खचाखच भरा हुआ था। सब लोग वहां बैठ के एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे, अपने यारों दोस्तों के साथ गपशप मार रहे थे। ये कैफे नॉर्मली फॉरेन टूरिस्ट के बीच में भी बहुत फेमस है और वहाँ बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए थे। शायद इसीलिए आतंकियों ने इसको अपना निशाना बनाया हो। 2 आतंकी शोएब और नज़ीर लियोपोल्ड कैफे पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने इस भीड़ भाड़ वाले कैफे में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और कुछ हैंड ग्रेनेड भी फेंक दिए। उनका मकसद केवल कत्लेआम मचाना नहीं था, बल्कि मुंबई पुलिस को एक ही जगह उलझाए रखना था। इस हमले में 10 से 12 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। करीब 10-15 मिनट की तबाही मचाने के बाद शोएब और नज़ीर वहां से गायब हो गए। लेकिन असल में वो भागे नहीं थे, बल्कि वो तो एक टैक्टिकल मर्जर के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब उन्हें यहां से आगे बढ़कर अपने 2 और साथियों के साथ ताजमहल होटल जाना था। ठीक उसी वक्त साउथ मुंबई के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर एक टैक्सी आके रुकी। उसमें से 2 लोग अजमल कसाब और इस्माइल खान उतरे और उतर के वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हमेशा भीड़ से भरा होता है और यहाँ बहुत चहल पहल होती है। उस दिन भी लोग अपने रिश्तेदारों और परिवारों को स्टेशन में छोड़ने आए थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही लाइवली था। आतंकी इस्माइल खान और अजमल खान ने स्टेशन पहुँचने पर तबाही मचा दी। कसाब और इस्माइल ने प्लेटफॉर्म नंबर 13 के पास मेन वेटिंग हॉल में घुसते ही अपनी AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। कसाब हंसता हुआ लोगों पर गोलियां बरसा रहा था। इस्माइल ने भी लोगों के ऊपर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। असल में ये इनका एक सोचा समझा प्लान था। इस्माइल के इस तरीके से ग्रेनेड फेंकने से वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस तरीके से अपने इस प्लान की वजह से उन्होंने उस जगह पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। रेलवे पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ड्यूटी रिवॉल्वर थी, जबकि आतंकियों के पास AK-47 जैसे हथियार थे। पुलिस के जवान भी वहां शहीद हो गए थे। एक रेलवे कर्मचारी विष्णु दत्ता राम ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने वहां पर एक अनाउंसमेंट कर दिया। उसने बता दिया कि यहाँ खतरा है और सब लोग यहाँ से सुरक्षित स्थान की तरफ चले जाओ। विष्णु दत्ता राम की इस बहादुरी की वजह से बहुत लोगों की जान बची, लेकिन कसाब और इस्माइल का इतना बड़ा आतंक वहां उन्होंने फैलाया था कि 1 घंटे के अंदर कम से कम 58 लोगों की वहां मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। रात के लगभग 9:45 बज चुके थे। CST स्टेशन पर कहर मचाकर और इतने लोगों को मारकर कसाब और इस्माइल वहां से निकल गए। नहीं, वो कहीं भाग नहीं रहे थे। अब वो अपने अगले टारगेट की तरफ जा रहे थे और उनका नेक्स्ट टारगेट था कामा हॉस्पिटल। अब तक मुंबई पुलिस को समझ में आ गया था कि ये कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है। ATS चीफ
हेमंत करकरे अपनी टीम के साथ आतंकियों को रोकने के लिए निकल पड़े, लेकिन जब तक वो सीएसटी पहुंचते वहां सब खत्म हो चुका था। तभी उन्हें खबर मिली कि 2 आतंकी कामा हॉस्पिटल के पास हैं। करकरे ने अपनी गाड़ी कामा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। उनके साथ कुछ और जामाज ऑफिसर भी थे, जैसे अशोक कामटे और विजय सालस्कर। उधर तब तक कसाब और इस्माइल कामा हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ भी उनका मकसद सीएसटी की तरह मरीजों को और वहाँ का जो स्टाफ है उनको मारकर कहर मचाना था। लेकिन कामा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो उसने बहुत समझदारी और बहादुरी से काम लिया और जल्दी से सभी वार्ड्स के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। ये दोनों आतंकवादी अस्पताल की छत पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने नीचे पुलिस पार्टी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों कामा हॉस्पिटल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तभी वहां हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर अपनी कॉलेज में पहुंच गए। ये दोनों आतंकवादी वहीं उनकी गाड़ी के पास अंधेरे में पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। अंधेरे का फायदा उठाकर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और तीनों पुलिस ऑफिसर्स को वहीं पर ढेर कर दिया। इस फायरिंग में भारत ने अपने 3 सबसे बेहतरीन जाबाज अधिकारियों को खो दिया। कामा हॉस्पिटल के बाहर हेमंत करकरे और उनकी टीम पर हमला करने के बाद कसाब और इस्माइल खान ने पुलिस की गाड़ी को अगवा कर लिया था। वो इस गाड़ी को अब मालावर हिल की तरफ ले जा रहे थे, जहां बड़े बड़े मंत्री और वीआईपी लोगों के बंगले थे। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इसके बाद उन्होंने गन पॉइंट पर एक स्क्वाडा को छीन लिया। अब इन दोनों को लग रहा था कि भाई रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे और अपने अगले टारगेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि मरीन ड्राइव के एंड में पुलिस की एक छोटी टीम उनका इंतजार कर रही है। चौपाटी के पास पुलिस ने लकड़ी के बैरिकेड्स लगा रखे थे। जैसे स्क्वाडा कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। आतंकियों ने गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी बहुत सख्त थी। ये देखते ही इस्माइल ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे इस्माइल वहीं मौके पे मारा गया। गाड़ी अब रुक गई थी। कसाब बगल वाली सीट पर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने मरने का नाटक किया ताकि पुलिस वाले जब नजदीक आए तो वो उन पर फायरिंग कर सके। पुलिस ऑफिसर एएसआई तुकाराम ओमले जैसे ही वो कसाब के पास पहुंचे, कसाब अचानक उठा और उसने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ तुकाराम ओमले ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने कसाब की राइफल की नली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। कसाब ट्रिगर दबाता रहा और उसने ना जाने कितनी ही गोलियां तुकाराम ओमले के सीने में डाल दी, लेकिन तुकाराम ओमले ने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाकी की पुलिस टीम ने आकर कसाब को पीछे से पकड़ नहीं लिया। कसाब की गिरफ्तारी इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि कसाब अगर जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो इस केस की कभी भी सच्चाई पता नहीं चलती। अगर कसाब उस वक्त मारा जाता तो पाकिस्तान के पास इस हमले से बचने का पूरा रास्ता था, वो तो साफ मुकर जाता। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना ही वो सबूत था जिसने दुनिया के सामने लश्कर और पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। अब तक आज की रात 10 आतंकियों में से एक इस्माइल खान मारा जा चुका था और अजमल के साथ पुलिस की हिरासत में आ चुका था। कसाब के पास से एक सैटेलाइट फ़ोन, हाथ से बने हुए मैप और पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयाँ मिली। जब कसाब CST स्टेशन पर खून की होली खेल रहा था, उसी वक्त मुंबई के पॉश इलाके नरीमन पॉइंट पर बसे होटल ओबराय के बाहर एक टैक्सी आके रुकी और उसमें से 2 आतंकी होटल के अंदर घुसे। जहां ताज होटल एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, वहीं ओबराय होटल एक मॉडर्न बिल्डिंग थी जिसमें ग्लास और स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। यहाँ इन दोनों आतंकियों की रणनीति बहुत ही सिस्टमैटिक थी। इनका मकसद था होटल के ऊपरी फ्लोर पर जितने भी मेहमान हैं उनको वहाँ पे बंधक बना लेना और जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए एक मुश्किल सिचुएशन पैदा कर देना। रात के करीब 9:50 का वक्त था। दोनों आतंकी बैग टांगे हुए होटल ओबराय की लॉबी में दाखिल हो गए। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। उनका पहला टारगेट था होटल के 2 मशहूर रेस्टोरेंट, टिफिन और कंधार। ये डिनर का टाइम था और इन रेस्टोरेंट्स में इस वक्त बहुत भीड़ थी। इन दोनों आतंकवादियों ने बिना किसी को वार्निंग दिए हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ हेडली की गई रैकी का एक और सबूत देखने को मिला। इन आतंकियों को पता था कि कहाँ छिपना है और किस जगह से मैक्सिमम किलिंग जोन उनको मिलेगा और कहाँ से उनको फायरिंग करनी है।
कुछ ही मिनटों में यहाँ लाशों का ढेर लग गया और आतंकी होटल की लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ओबराय में इन दोनों आतंकियों ने कुल 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आतंकियों ने इन मेहमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि बाहर से पुलिस और नेवी के मार्कोस कमांडो इन पर सीधा हमला न कर सकें। अपनी पोजीशन लेने के बाद अब्दुल रहमान और फहदुल्लाह ने होटल के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। ये एक डिटेक्शन डाइवर्जन था ताकि धुआं फैलते ही कमांडोज को इन टेररिस्ट की सही लोकेशन का पता न चल सके। इसके साथ ही उन्होंने लॉबी में एक RDX का बैग भी छोड़ दिया जो बाद में सुरक्षा बलों को मिला। ओबराय में अब एक लंबी घेराबंदी हो चुकी थी। नैरिमन पॉइंट के इस मॉडर्न टावर में अभी मौत का खेल जारी था। इसी बीच 10 आतंकियों में से 2 आतंकी नासिर और बाबर इमरान कोलाबा की तंग गलियों में स्थित नैरिमन हाउस पहुंचे। रात को करीब 9:45 का टाइम था। उन्होंने पहले पास के एक पेट्रोल पंप पर ग्रेनेड फेंककर धमाका किया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। इस डाइवर्जेंस का फायदा उठाकर ये दोनों आतंकी बिल्डिंग के पिछले रास्ते से अंदर घुस गए। उन्होंने रब्बी गैब्रियल और उनकी गर्भवती पत्नी और कई विदेशी मेहमानों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। नैरिमन हाउस का चुनाव इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान इस हमले को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके और इजराइल जैसे देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इन आतंकियों ने बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर्स पर अपनी अपनी पोजीशन ले ली जहां से वो पूरी गली की हलचल पर नजर रख सकते थे। अगले 40 से ज्यादा घंटों तक इन दोनों ने नैरिमन हाउस को एक किले में बदल के रख दिया था। लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं कोलाबा, होटल ताज पैलेस, जो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट था। यहाँ 4 आतंकी पहले ही पहुंचे हुए थे और उन्होंने होटल की हेरिटेज विंग को एक किले में तब्दील कर दिया था। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी उस महासंग्राम की जो अगले कुछ घंटे तक नॉन स्टॉप चलने वाला था। रात के 1 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में बारूद की गंध और सायरन की गूंजें साफ सुनाई दे रही थी। अजमल कसाब गिरेगांव चौपाटी पर जिंदा पकड़ा जा चुका था। CST स्टेशन और कामा हॉस्पिटल में कत्लेआम थम चुका था, लेकिन ओबराय ट्राइडेंट, नैरिमन हाउस और ताज होटल के अंदर मौत का तांडव अभी भी जारी था। मुंबई पुलिस और नेवी के मार्कोस कमांडोज अपनी जान जोखिम में डालकर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे। ये लश्कर के ट्रेंड आतंकी थे जो एक आधुनिक अर्बन सीज की तैयारी करके आए थे। लोकल पुलिस की शुरुआती बहादुरी के बाद अब भारत के पास एक ही रास्ता बचा था, अपने सबसे पावरफुल फोर्स को उतारना, NSG कमांडो फोर्स। मानेसर से ब्लैक कैट कमांडोज की टीम अब निकल चुकी थी। मुंबई की ये जंग अब एक नए और अपने सबसे खौफनाक दौर में प्रवेश कर चुकी थी। क्या हुआ था इस महासंग्राम में? कैसे हमारे बहादुर ब्लैक कैट कमांडोज ने इन आतंकियों का खात्मा किया? ये सब हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और हमारी 26/11 की ये सीरीज आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद जरूर लिखिएगा। आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। मिलूंगा आपसे अब अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.